नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट रोबोट जीके के सवाल और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है ऑल शिफ्ट के एक साथ। और इससे पहले जितने भी सेट में एग्जाम हुए हैं सारी शिफ्ट की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन करना, लिंक से ही ज्वाइन करना होगा आपको। और बाकी आपके 1 मार्च के सेकंड शिफ्ट का वीडियो है वो आपको 3 मार्च को अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। वीडियो के एंड में बताना इन 39 जीके के सवाल में से आपके कितने सवाल यहाँ पर करेक्ट हो पा रहे हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। आपका कंसेप्ट कितना ही कवर क्यों ना हो जाए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट बुक एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये लेकर आए हैं कि आप 1 वर्ष की वैलिडिटी में जितने चाहे जितने एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है एक ही पास के अंतर्गत आपको मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस कूपन कोड से आप लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, अन्य जितने भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल निकल के आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेचर डे है, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बात करें इसकी घोषणा कब की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा है वो आपकी यूनेस्को के द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को की गई थी, जो यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस था 14वां। और फिर यहाँ पर कंटिन्यू मनाया जाने लगा था 1967 से 8 सितंबर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट T20 हो गया, वनडे और टेस्ट में 20,000 रन पूरे नहीं किए हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में 20,000 रन है पूर्ण नहीं किए हैं? तो करेक्ट आंसर सुनील गावस्कर हो जाएगा। मैं बात करूं यहाँ पर सुनील गावस्कर के रन की, तो टेस्ट में इनके 10,122 रन हैं और वनडे में 3,092 रन है, तो टोटल 20,000 रन नहीं हो रहे हैं। T20 में इन्होंने नहीं खेला था। विराट कोहली की बात करें तो इनके 20,000 प्लस रन है, 22,458 रन है। ओडीआई यानी वनडे के 12,000 प्लस है, T20 के लगभग 3,000 है, टेस्ट के 7,490 हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ओडीआई में 18,426 है, T20 में सचिन तेंदुलकर ने केवल एक ही मैच खेला था, 10 रन है, टेस्ट में 15,921 है। ब्रायन लेरा के भी 20,000 प्लस रन है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सुनील गावस्कर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा, इजी सवाल, 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना है किन्होंने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1930 में, और ये भंग हो गई थी 1935 में। अगला सवाल, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? भारत तो 1928 में आया था, लेकिन आपको पूछा है इसका गठन कब हुआ था साइमन कमीशन का। तो साइमन आयोग है, कमीशन है, इसका गठन हुआ था 1927 में, जो कि 7 ब्रिटिश संस्थाओं का समूह है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो इसमें 7 ही ब्रिटिश सांसद थे, भारतीय नहीं थे, जिसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और इसका मुख्य कार्य था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उनकी जांच करना था, और ये भारत में मुंबई पहुंचा था सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किस रंग का प्रकाश जो होता है वो फोटोसिंथेसिस है, यानी प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उस प्रकाश का, कलर का। तो ये ऑप्शन थे आपकी ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज है। तो इसमें हरे प्रकाश को, हरे रंग का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम कुशल तरंगदैर्ध्य माना जाता है, तो हरे रंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। पूछ रहे सबसे अधिक इफेक्ट कौन से प्रकाश का पड़ता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक मोस्ट इफेक्टिव कलर है वो रेड लाइट हो जाएगी। और इसमें भी अलग अलग केस होता है। जो रेड लाइट रहती है, लाल प्रकाश है, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इसकी गति को बढ़ाने में लाल प्रकाश सबसे तेज है। और जो एब्जॉर्प्शन है यानी अवशोषण के केस में सबसे अधिक जो कलर रहेगा वो ब्लू लाइट रहेगी। तो ब्लू और रेड है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको पूछा था सबसे कम या फिर बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो ग्रीन आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 6, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये भी इजी सवाल है। 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध में जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को बैरम खां जो कि अकबर के सेनापति एवं हेमू हैं जो आदिल शाह सुर के सेनापति के मध्य हुआ था। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध की बात करूँ तो चौसा के युद्ध 1539 में हुआ था शेर खां और हुमायूं के मध्य। बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुआ था। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले वो कहाँ पर होंगे? तो समर ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। और उसके बाद नेक्स्ट और 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया और यूएस में होने वाले हैं। और विंटर की बात करूँ तो 2022 में नेक्स्ट विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में। 2018 में जो विंटर ओलंपिक हुए हैं वो साउथ कोरिया में हुए हैं। 2020 में जो समर ओलंपिक होना था वो अभी होगा 2021 में टोक्यो जापान में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात करें तो भारत की रैंक हो जाएगी 94th हो जाएगी। 94 रैंक है आउट ऑफ 107 देशों में से। इससे पहले 2019 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक थी 102वीं रैंक थी 117 देशों में से। प्रथम रैंक है वो एक देश की नहीं है, 17 देश की फर्स्ट रैंक है 2020 में। उसमें यूक्रेन भी है, चाइना, बेलारूस वगैरह ये शामिल हैं। अगला सवाल देखिए, राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यों में जो ग्राम पंचायतों का संगठन है वो आर्टिकल 40 हो जाएगा। और ये आर्टिकल 40 आपको पूछा गया था। बाकी मैं बात करूं पंचायत की, पंचायती राज कौन से आर्टिकल में है? तो पंचायत हो जाएगी भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि जो आपका पंचायती राज अधिनियम है वो 73वें संशोधन एक्ट 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में ये आपके लागू हुआ था अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है वो 2010 से कंटिन्यू मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी न्यूरॉन है। आपको पूछ ले स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है वो मिड ब्रेन होता है, मस्तिष्क का। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला क्या थी? तो सुचेता कृपलानी है ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है 1963 से 1967 के मध्य। और ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के केस में सुचेता कृपलानी। गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में क्या कार्य किया गया था? कौन सा सुधार किया गया था विलियम बेंटिंक के शासनकाल में? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ऑप्शन में आपकी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, इसके रिगार्डिंग भी दिया गया था, जो कि उस समय लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पास हुआ था 1856 में। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में जो हुआ है उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन हो जाएगा। ये सभी आपको पता होगा। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुए? इंग्लैंड एंड वेल्स में हुए हैं। चैंपियन इंग्लैंड रही है, उपविजेता न्यूजीलैंड है। सबसे अधिक रन रोहित शर्मा के, सबसे ज़्यादा विकेट थे मिचेल स्टार्क के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय भाषा संस्थान यानी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है CIIL है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यानी किस राज्य में? आपको पूछा था। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय है कर्नाटक राज्य के मैसूर में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वीरा नरसिम्हा राय किस वंश के शासक थे? तो वीर नरसिम्हा राय हैं, यहाँ पर हो जाएंगे तुल्लव वंश के शासक थे। तुल्लव डायनेस्टी करेक्ट हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इन चारों ऑप्शन के आपको पता होना चाहिए शासकों का नाम क्या है, आज पूछा गया है। तुल्लव डायनेस्टी के जो शासक हैं वो हो जाएगा नरसा नायक हैं, वीर नरसिम्हा राय हो जाएंगे, कृष्णा देव राय हैं, अच्युता देवा राय हैं, वेंकटा प्रथम और सदाशिव राय हो जाएंगे। संगम डायनेस्टी की बात करें तो हरियर बुक्का आपको पता ही होगा, हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, और इनके सेकंड भी हैं वो भी विरूपाक्षा राय हैं, देवा राय प्रथम हैं, और रामचंद्र राय हैं, वीरा विजय बुक्का राय हैं, पृथा राय, ये सभी संगम वंश के हैं। सल्लू डायनेस्टी की बात करें तो इनके यहाँ पर हो जाएंगे नरसिम्हा देवा राय हैं,
और यहाँ पर आपको देखिए ये तो है सलुवा नरसिम्हा देवा राय। आपको कौन सा पूछा था, ये पूछा था आपको वीरा नरसिम्हा राय हैं जो कि तुल्लु वंश के हैं, बाकी ये सलुव वंश के अलग हैं। और तिम्मा भूपाला हो जाएंगे, नरसिम्हा राय सेकेंड है, तो नरसिम्हा राय सेकेंड सुल्लव डायनेस्टी के हैं। अरविदु डायनेस्टी की भी आपको पता होना चाहिए कौन से शासक थे। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो कौन सी सहायक नदी है उसमें इंपॉर्टेंट, तिस्ता है, सुवनश्री हो जाएगी, तोरसा है, लोहित है, बराक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक या ट्राइब्यूटरी नदी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी हाइड्रो यानी सिर्फ जल से खेती होती है, इसमें मिट्टी नहीं होती है, यानी खेत में ये फसलें नहीं होती हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है, फसलों को बिना खेत या बिना सॉइल मिट्टी में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी को जल संवर्धन या जलीय कृषि भी बोला जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगी बिना मिट्टी में जो फसलें लगाई जाती हैं पोषक तत्व और पानी की सहायता से। विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो भारत का प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जो जल विद्युत पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और ये कमीशन हुआ है 10 नवंबर 1897 से कंटिन्यू। तो प्रथम आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पूछा था, सिद्रापोंग, ये करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पूछा जहां पर गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है, तो ये हो जाएगा 56 यानी 56वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था, 1987 को हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, साथ ही साथ दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने लगा। तो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और गोवा को राज्य का दर्जा है 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत दिया गया है। कल आपके पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 30 मई 1987 को हुई थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, तो 1510 में किया था। ये भी सभी एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ राज्यों को जो दर्जा दिया गया है संविधान संशोधन के तहत, जैसे कि गोवा का पूछा गया तो आपको अन्य भी पता होना चाहिए। बाकी गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, जो कि 450 वर्ष तक पुर्तगालियों के कब्जे से स्वतंत्र हुआ था, मुक्त हुआ था। 19 दिसंबर 1960 को भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। देखिए यहाँ पर मैं राज्यों की बात करूँ, जैसे कि 36वें संविधान संशोधन के तहत कौन से राज्य का दर्जा मिला, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। एग्जैक्ट 36वें संविधान संशोधन के तहत है वो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, 22वां राज्य बना था। उसमें मैंने ये सभी फैक्ट बताए थे, गोवा वाला भी बताया था जो आज पूछ लिया है। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त एसोसिएट स्टेट के रूप में सम्मिलित किया गया था, फिर राज्य का दर्जा दिया गया है 36वें संशोधन के तहत। 53वां संशोधन है, इसके अंतर्गत 371वें खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है 53वें संशोधन 1986 के तहत। और नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का जो दर्जा दिया गया है नागालैंड को, वो 13वां संशोधन 1962 को दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। मोहनजोदड़ो है, ये किस प्रांत में है, तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत में लरकाना जिला है, वहां पर है मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल। विच इंडियन सैटेलाइट गैदर सिस्टमेटिक डाटा फॉर ओशिनोग्राफिक कोस्ट लाइन एंड एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन, मतलब क्या हो गया, कौन सा भारतीय उपग्रह है जो महासागरीय, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग हेतु व्यवस्थित डेटा एकत्र करता है। ऑप्शन में IRS-P4 दिया गया था, स्टूडेंट बताया तो करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका अन्य नाम ओशियन सेट फर्स्ट भी है और IRS-P4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, किस देश को हर्मिट किंगडम यानी जोगियों का देश है, वो कौन से देश को कहा जाता है, जोगियों का देश है, ये उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया कंट्री को जोगियों का देश कहा जाता है। मेक इन इंडिया योजना से संबंधित जो टोटल 4 पिलर है उसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा था। तो 4 प्रमुख स्तंभ है, उद्देश्य है, वो कौन से हैं, तो न्यू प्रोसेस है, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यू माइंडसेट है। तो 4 प्रमुख पिलर हैं मेक इन इंडिया योजना के, जरूर देख लेना। इसमें से जो भी आपको पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये तो चारों सम्मिलित हैं, जो नहीं था वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा डिजिटल इंडिया योजना का पिलर नहीं है, तो डिजिटल इंडिया योजना के टोटल 9 स्तंभ हैं, उनमें से एक जनधन खाता था जो नहीं होगा डिजिटल इंडिया का। बाकी डिजिटल इंडिया के है कौन से पिलर, तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड हाईवे है, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो जाएगा, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई शासन है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति हो जाएगी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को बल प्रदान करना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता, ये सभी सम्मिलित है इसमें। परमाणु परीक्षण स्थल जो पोखरण है, ये किस राज्य में है, तो पोखरण में प्रथम और द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था
था। तो पोखरण है कहाँ पर, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले से, हमारे गांव से लगभग 125 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये पोखरण है। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। 1974 में हुआ था। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नाम है स्माइलिंग बुधा है। सेकेंड परमाणु परीक्षण की बात करें तो 11 से 13 मई 1998 को हुआ है, जिसका कोड नेम है ऑपरेशन शक्ति। तो ये सेकेंड ऑपरेशन शक्ति, प्रथम का स्माइलिंग बुधा है। कब है, कौन सी डेट को हुआ है, जरूर याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ सवाल एनटीपीसी में ये। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कौन से वर्ष में हुआ था। तो 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो प्रभावी हुआ था 4 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट देखिएगा, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, जो दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम है, उसका आविष्कार किसने किया है। तो आइजैक न्यूटन ने किया है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, ये तो हो जाएगा आपके विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, तो विजिबल रहता है, दृश्यमान रहता है, जिसका आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो वीआर रहता है, वर्चुअल रियलिटी रहती है, उसका आविष्कार किया था मॉर्टन हेलिंग ने किया था 1957 में। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है, जो पार्लियामेंट है डेनमार्क की, उसका नाम हो जाएगा फोक्टिंग। क्या नाम है, फोक्टिंग है डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम। जैसे भूटान का है सोगडू, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली या सेनेट है, यूएसए की कांग्रेस है, इंडिया की संसद है। तो इसी प्रकार अगला सवाल, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति है खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से। धूसर क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। हरित खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत दुग्ध है। नीली मत्स्य है। गुलाबी प्याज और झींगा मछली है। तो ये सभी क्रांतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट। काली क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से है। रजत अंडा उत्पादन, मुर्गी उत्पादकता। गोल्डन रेवोल्यूशन है, ये बागवानी उत्पादन में वृद्धि हेतु है। अगला सवाल देखिए, एक पेटाबाइट में कितने टीबी होते हैं। तो एक पीबी में 1024 टीबी होते हैं। एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। पेटा देखिए, पेटा जो प्रफिक्स रहता है ये 10 की पावर 15 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, चियापास का पठार किस देश में है। तो चियापास का पठार है ये मैक्सिको में। कहाँ पर है, मैक्सिको कंट्री में। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। जलवाष्प वाटर वेपर हो जाएगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। मेथेन है। ओजोन O3 है। नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन को कम करने के लिए एक तो ये पेरिस समझौता हुआ है, जो 22 अप्रैल 2016 को हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल भी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कौन सा डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पीसी जो डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑप्शन था, जो नहीं होगा क्योंकि ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया था। 1928 में बारदोली आंदोलन है। ये बारदोली कहाँ पर है, गुजरात में। तो जून 1928 को गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसका नाम है बारदोली आंदोलन है। और इसी आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुरुत्वाकर्षण जो स्मॉल जी रहता है, गुरुत्वाकर्षण, उसका मान, मन नहीं, मान कहाँ पर सबसे कम होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम पूछा है तो भूमध्य रेखा हो जाएगी। कहाँ पर सबसे कम होता है, तो इक्वेटर पर होता है। सबसे अधिक पोल्स, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है। जो DBMS सॉफ्टवेयर की बात करें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑप्शन थे माइक्रोसॉफ्ट एसेज, MS वर्ड, ओरेकल, फॉक्स प्रो है। तो इसमें से मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर की, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एसेज है, ओरेकल है। तो ये आपके जो ऑप्शन थे, फॉक्स प्रो भी था, ओरेकल भी था, ये सभी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आधारित सॉफ्टवेयर हैं। इसमें से MS वर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि MS माइक्रोसॉफ्ट एसेज के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये नहीं है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा, ये आपको पूछा गया है। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना बांध है, जिसका नाम हो जाएगा कलानई डैम है। इसका अन्य नाम ग्रांड एनीकट भी है। तो ये जो बांध है कलानई डैम या ग्रांड एनीकट है, भारत का सबसे पुराना और विश्व का चौथा सबसे पुराना बांध है, जो कि है कहाँ पर, तंजावुर जिला, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ ये बांध है, जिसका निर्माण किया था चोल वंश के शासक चोल राजा
करिकालन के शासनकाल के दौरान निर्माण किया गया था। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो या तो विद्युत सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल, या फिर बैटरी हो जाएगा। तो इसमें बैटरी दे रखा था, करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं बात करूँ अन्य ऑप्शन की, जैसे कि ये सोलर सेल दे रखा है, तो सोलर सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता, बल्कि ये किसको कन्वर्ट करेगा? तो ये करेगा जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये विद्युत मोटर है, जनरेटर है। जनरेटर करता है यांत्रिक को विद्युत में, मोटर इसका उल्टा करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और डायनेमो है जो जनरेटर ही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और अगला और अंतिम सवाल देखिएगा, सेंट्रल रॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कहाँ पर है? देखिए आप कमेंट करके बताना प्रथम पारी वाले स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा सवाल था, CRRI था या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन था। थोड़ा सा डाउट है इन दोनों में से, लेकिन इनमें से एक पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर या फिर कहाँ पर स्थापित है? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये तो नई दिल्ली में है, 1952 में स्थापित किया गया था। और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन ये फरीदाबाद हरियाणा में है। अब देखिए एक और 40वां सवाल जो नहीं मिला जीके के, जिन भी कैंडिडेट के याद है वो बता सकते हैं प्रथम पारी वाले। रीजनिंग में कुछ इस टाइप से सवाल पूछे गए, आप देख सकते हो ये रीजनिंग में सवाल जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग सारे सवाल बताने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना इस एफर्ट के लिए। और बाकी आपका एग्जाम नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना एग्जाम कब है। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।